हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये लेक्चर हमारा फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के छात्रों के लिए है, जिसमें पहली यूनिट हम लोग लेकर के आ रहे हैं और इस पहली यूनिट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। आप सभी लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन कहने का मतलब होता है जीन के अंदर हेर फेर करना, जीन में चेंजेस करना, दैट इज नोन एज मैनिपुलेशन। और प्रिंसिपल कहने का मतलब ही हो गया सिद्धांत, यानी कि जीन में जो हेर फेर करे गए हैं, उन हेर फेर पे जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से प्रकार के, कितने प्रकार के, उनको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा ये रहेगा जीन मैनिपुलेशन के ऊपर। दैट मींस जीन हेर फेर आखिर होता क्या है, इस लेक्चर 1 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आप सभी को बता दें कि इस लेक्चर 1 में हम लोग सिर्फ जीन मैनिपुलेशन को ही समझेंगे। जीन मैनिपुलेशन से रिलेटेड या जो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अन्य चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप हम लोग बात करते हैं कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंजाइम कौन से रिक्वायर्ड होते हैं यहां पर, ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से यहां पर जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो प्लाज्मिड की रिक्वायरमेंट, मतलब प्लाज्मिक वेक्टर कहने का मतलब वही हो गया। ठीक है, तो इन सबको हम लोग डिटेल में आगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर ही समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन के अंतर्गत जीन मैनिपुलेशन का प्रोसेस क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जीन मैनिपुलेशन क्या है, राइट। इसको देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेल में एक जेनेटिक कोड के रूप में, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सेल है उस सेल के अंदर एक जेनेटिक कोड के रूप में क्या प्रेजेंट रहता है सर, डीएनए प्रेजेंट रहता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड रहता है। ठीक है, और इसी के रूप में ये डीएनए क्या रहता है हमारे सेल के अंदर, कंस्टेंट फॉर्म में या कंटेंट फॉर्म में रहता है, एग्जिस्टेंट करता न्यूक्लियस के अंदर, और उसमें आपको मालूम है कि जीन्स पाए जाते हैं। आगे देख लिया, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल को निर्देशों का एक सेट प्रदान करता है। ठीक है, यानी हमारे सेल के अंदर ये डीएनए पाया जा रहा है, और डीएनए क्या करेगा कि बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होना होगा उस प्रोटीन सिंथेसिस को कराने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इस डीएनए के द्वारा दी जाती है, और फिर हमारा सेल प्रोटीन सिंथेसिस करता है। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं, पूरा वहां पर मैंने डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अब यहां पर हम लोग जीन मैनिपुलेशन को देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी देखेंगे। एक्चुअल में जीन मैनिपुलेशन एक तरीके का बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हमको इसको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, जेनेटिक कोड में प्रेजेंट डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस एजीसीटी, आपको पता है डीएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन होता है, ठीक है, होता है, जिसका सीक्वेंस एजीसीटी प्रोटीन सिंथेसिस करने का संकेत देता है। और इसी तरीके के सीक्वेंसेस जो होते हैं वो आगे जाकर के प्रोटीन संश्लेषण कराने में सहायता करेंगे, सभी लोग जानते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, जेनेटिक मैनिपुलेशन का एक कोशिका या किसी जीव के डीएनए कंटेंट या हम कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन में चेंज को प्रेरित करने की क्रिया, ठीक है, या प्रक्रिया को, या प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए न्यू जीन के एक्सप्रेशन को बनाता है। तो जीन मैनिपुलेशन में हम क्या करेंगे, मान लो कोई एक प्रोटीन बन रही है, कोई ए टाइप प्रोटीन यहां पर बन रही है, ठीक है, और ये ए टाइप प्रोटीन बनाने के लिए जो सीक्वेंस यहां पर पाया जा रहा है, सपोज दैट मान लो UGA या UAA, इस तरीके का सीक्वेंस यहां पर पाया जा रहा है, और ये UGA जो है ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है। लेकिन हम क्या करें कि अगर इस बी ए टाइप प्रोटीन से बी टाइप प्रोटीन अगर हमको बनाना है, डिफरेंट टाइप प्रोटीन बनाना है, तो इस डिफरेंट टाइप प्रोटीन को बनाने के लिए सीक्वेंस भी अलग होगा। मान लो AUG है ना, या AGA है, इस तरीके के सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बी टाइप के प्रोटीन को बनाएंगे। अब आप सभी को पता है कि हमारे सेल के अंदर, बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है, जिनमें मेंटेन नहीं रहता है उनको डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज होने का मेन कारण होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन बंद हो जाए, बनना बंद हो जाए। अब इंसुलिन हार्मोन बनना कब बंद होगा, जब उसके प्रति जो कोड बनने थे, या हम कह सकते हैं जो एमआरएनए बन रहा था पैनक्रियाज के अंदर, पैनक्रियाज में जो डीएनए पाया जा रहा है, वो डीएनए उस इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए जो सीक्वेंस बनाता था उसका बनना बंद हो जाए। जब ये बंद हो जाएगा तो आज की डेट में आपको पता है कि इंसुलिन हार्मोन को अलग से बॉडी में इंजेक्ट करा करके आपके शुगर ब्लड लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये जीन मैनिपुलेशन के कारण, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण या बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही
पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो आज जो बॉडी के अंदर हमारे जो जीन्स पाए जा रहे हैं जिनसे प्रोटीन बन सकती है स्पेसिफिक टाइप की, या हार्मोन्स बनाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए हम बाहर, बॉडी के बाहर किसी कल्चर मीडियम के अंदर, ठीक है, उस तरीके के प्रोडक्ट को बना सकते हैं आज की डेट में। और ये पॉसिबल हुआ है बेटा बायोटेक्नोलॉजी के तहत। और ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसको आप ये नहीं समझे कि एक ही लेक्चर के अंदर हम आपको घोल के पिला देंगे पूरा बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगा, नहीं। आपको धैर्य बना करके बैठना होगा और हर एक क्लास को कंटिन्यू फॉर्म में करना होगा, तभी आप पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है जीन मैनिपुलेशन 3 प्रकार के होते हैं। आज की डेट में या पुरातन समय की हम बात करें, लाइक 18 सेंचुरी, मतलब 1980 के पहले की हम बात करते हैं, तो उस समय जो जीन मैनिपुलेशन होता था उसमें ट्रेडिशनल क्रॉप मॉडिफिकेशन में किया जाता था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज करते थे और जीनोम एडिटिंग में करते थे। तो 1980 के पहले पहले हम दही से, मतलब दूध से दही बना सकते थे, ब्रेड बेकर्स के रूप में आपने देखा था यूज होता था, है ना, और एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज किया जाता था। लेकिन 1980 के बाद वाली जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, या सॉरी जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, उस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोगों ने बहुत बृहद रूप से कई चीजों को समझा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है, आरडीएनए। इसके ऊपर थोड़ा सा हम अभी आज चर्चा करेंगे, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारे बैचेस के अंदर आना पड़ेगा, क्लास को लेना पड़ेगा, और वहां पर आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन। जो हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा है जीन मैनिपुलेशन का, वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्नर अल्बर्ट ने 1968 में बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा था। बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले 1968 के अंतर्गत वर्नर अर्बर साहब ने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को खोजा था, और इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, लिखा हुआ ये एंजाइम्स एक प्रकार की इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी या इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है जो बैक्टीरिया में वायरल इंफेक्शन से लड़ती है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मुख्य रूप से इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस के तौर पर काम करता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस यानी वायरस का जो जीन या यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उससे लड़ने के लिए, उससे सुरक्षा पाने के लिए यहां पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर, और ये स्पेसिफिक रीजन पर डीएनए को तोड़कर कार्य करते हैं। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक लेवल पर डीएनए को तोड़ देंगे और उससे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करके या डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और वायरल डीएनए को इनएक्टिवेट करते हैं। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, स्पेशली मान लीजिए यदि कोई, चलो ऐसे समझो, मान लो कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई वायरस आया, ये वायरस आया, तो इसके पास में इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, इसके पास में इसका जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल जब यहां पर आएगा तो ये जेनेटिक मटेरियल, ये वायरस इस बैक्टीरिया के मशीनरी को हैक कर लेगा। हैक ना करे, ये वायरस इस बैक्टीरिया को ना डैमेज कर पाए, इसलिए बैक्टीरिया के पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करेंगे, इस वायरल डीएनए को तोड़ देगा, बीच बीच से तोड़ देगा, लिसिस कर देगा इसका, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये धीरे धीरे ये ट्रांसमिट होता है, जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसमिट होता ही रहेगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है बाद में बैक्टीरियल डीएनए को एक्सटर्नल सोर्सेज से बैक्टीरियल जीनोम में जीन को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, उसको विकसित करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेटिंग एंड प्यूरिफाइंग करके बदल दिया जाता है या बदल दिया गया था। इसके बाद सेलेक्टेड प्रोटीन जिसे इंटीग्रेटेड एक्सटर्नल डीएनए द्वारा कोड किया जाता है, इससे बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के एक नए क्षेत्र का विकास हुआ, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। किसका विकास हो गया बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही स्पेसिफिक और इसके ऊपर लिखने को आता है। आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा आपको सिर्फ चर्चा करेंगे इसके ऊपर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनः संयोजन या पुनः संयोगज जो डीएनए प्रौद्योगिकी है, वो है क्या, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और फिर जब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप समझोगे, तभी रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आप समझ पाएंगे।
मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होगा क्या, यहां पर आप देखेंगे कि किसी एक डिजायर जो डीएनए है या जो जीन है उसको हम किसी वेक्टर के साथ में जोड़ करके किसी होस्ट सेल में डालते हैं और उस होस्ट सेल के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो डिजायर प्रोटीन, जो डिजायर हमारा जीन है या डिजायर डीएनए है, उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्यूरिफाइंग करके, उसको हम आइसोलेट करके यूज कर लेते हैं। जैसे हमें इंसुलिन हार्मोन बनाना है, ठीक है, मान लो हमें इंसुलिन हार्मोन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन हार्मोन वाले डीएनए को हम लेंगे, ये हमारा डिजायर डीएनए है, ठीक है, और इस डिजायर डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर डीएनए में डालेंगे, और वेक्टर डीएनए बोले तो प्लाज्मिड, हमने किसी प्लाज्मिड में इसको डाला। इन दोनों के जुड़ने से क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहां डालेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहां डालेंगे, किसी होस्ट सेल में। और ये होस्ट सेल क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई हो सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, इसमें हम डालेंगे। और जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ ये इंसुलिन वाला जो डीएनए था ये भी मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो इससे प्रोडक्ट बनेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा इंसुलिन हार्मोन को बनाएगा ना, ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, इसको हम प्यूरिफाई और आइसोलेट करके बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं किसी डायबिटिक पेशेंट में, और वो कंट्रोल में आ जाता है। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बहुत सारे रोगों पर कंट्रोल किया गया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए बेटा, पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम वर्नर अर्बर ने, ठीक है, सर्वप्रथम वर्नर अर्बर ने 1968 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के साथ साथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी खोज की थी। पहली बात, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से आर्टिफिशियल डीएनए के प्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है, यही आर्टिफिशियल डीएनए के प्रोडक्शन का मेथड है। बच्चों में यहां पर आपको सिर्फ समझा ही नहीं रहा हूं, बल्कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है उसका थ्योरी भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब बात आती सर, अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप, तो भैया निश्चिंत रहे, यहां पर हम लोग हर यूनिट को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके एमसीक्यूज को हम यहां पर प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है, हर यूनिट का एमसीक्यू जो बनेगा वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो थ्योरी तो आपके दिमाग में रहेगी, जहन में आपके बना रहेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, और पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज तभी आप फॉलो कर पाएंगे, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने डिटेल में किसी पोर्शन को, किसी टॉपिक को पढ़ा होगा, ठीक है। जब आप ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे, जब इसके एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप इजीली तरीके से उसको आसानी से आप पढ़ पाओगे, आप समझ पाओगे, और आप अपनी बेहतर एग्जामिनेशन के साथ साथ अपनी भी प्रिपरेशन कर पाओगे आने वाले भविष्य में डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नीट का हो, है ना, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, उसको आप क्वालिफाइड कर पाओगे, और वो तभी जब आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन यहां पर पुटअप होता है कि आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम उपयुक्त कोशिका में वांछित डीएनए, जिसको हम लोग डिजायर डीएनए कहते हैं, को प्राप्त कर दिया जाता है। मान लो कोई एक सेल है, उससे हमने अपने डिजायर डीएनए को प्राप्त किया। लेट सपोज हमने मान लिया पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने वाले डीएनए को क्या कर लिया, या जीन्स को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, उसको अलग कर लिया, ठीक है, वो डीएनए हमने प्राप्त कर लिया। अब एक वेक्टर, जिसको हम लोग व्हीकल कहते हैं, लाइक प्लाज्मिड, को लिया जाता है। अब ये वेक्टर क्या है, ये प्लाज्मिड क्या है, आपको पता है कि प्लाज्मिड जो होते हैं वो प्रोकैरियोट सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना करके डालूंगा पूरा प्लाज्मिड के ऊपर, तो घबराइए नहीं, प्लाज्मिड क्या है, किस तरीके का, कौन सा प्लाज्मिड यूज किया जाता है, कौन सा वेक्टर, मतलब जब आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे टूल्स एंड टेक्निक के बारे में, तो उन टूल्स में हम प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। भाई प्लाज्मिड वेक्टर जो है, वेक्टर या व्हीकल है, वो प्लाज्मिड के रूप में हम यूज करते हैं, तो उस वेक्टर को हम प्लाज्मिड के रूप में जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे टूल्स और टूल्स टेक्निक में, ठीक है।
टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डिजायर डीएनए व वेक्टर डीएनए को काट लिया जाता है। अभी मैं एक छोटा सा आपको ग्राफ बता रहा हूं, छोटा सा टेक्निक बता रहा हूं किस तरीके से डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है, चलती है, फिर आगे हम लोग डिटेल में इसको फर्दर देखेंगे। दोनों को एक ही एंजाइम से काटने पर, अब आप समझिए कि दोनों जो चीजें, एक हमारा डिजायर डीएनए है, दूसरा हमने वेक्टर वाला जो डीएनए लिया था, इन दोनों को हमने एक ही एंजाइम से काटना है। ठीक है, काटने पर स्टिकी एंड्स प्राप्त होते हैं, चिपकने वाले एंड्स प्राप्त होते हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, दैट मींस पूरक होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। अब कंप्लीमेंट्री एंड्स वाले वेक्टर डीएनए के साथ डिजायर्ड डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से या डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जो कंप्लीमेंट्री एंड्स होते हैं वेक्टर वाले डीएनए का और जो हमारा डिजायर डीएनए, इन दोनों के कंप्लीमेंट्री एंड्स को लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है बेटा, जोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा कि इन दोनों को जोड़ने पर आरडीएनए, दैट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस आरडीएनए को क्या कहते हैं हम लोग, काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं। काइमेरिक, काइमेरिक कहने का मतलब यहां पर ले जाने वाला। ठीक, डीएनए मतलब उस डिजायर्ड डीएनए के जीन्स को ले जाने वाला जो जीन होगा या जो डीएनए होगा, जो वेक्टर होगा, उसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट, अब इस आरडीएनए को होस्ट सेल को उपचारित करने के बाद, अब ये जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको होस्ट सेल, जो भी होस्ट सेल होगी हमारी, उसमें जब हम डालेंगे, उसको डालने से पहले हम ट्रीट करेंगे, है ना, उपचारित करने के बाद उसमें डाल दिया जाता है। अब होस्ट सेल के भीतर यह आरडीएनए डिजायर्ड डीएनए की मेनी कॉपीज बना देगा, इसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये होस्ट डीएनए होगा, जब कल्चर मीडिया में इसको ग्रो कराएंगे न्यूट्रिएंट्स डाल करके, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा। जब ये मल्टीप्लीकेशन करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में अपने डीएनए को भी तो मल्टीप्लाई करेगा, और डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहा है तो साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो आरडीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए को लेकर के गया हमारे, उसका भी क्या करेगा, डिफरेंट टाइप का कॉपीज बनाएगा। और जब बनाएगा तो उस कॉपीज को हम आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और प्यूरिफाई करके जो प्रोडक्ट हमारा बना उसको हम यूज कर लेंगे। यही हो गया डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहने का मतलब यही हुआ। चलो एक डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि एक तरफ ए पर्सन है जिससे हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, और उस ए पर्सन का जो डिजायर प्रोटीन होगा, कौन सा प्रोटीन होगा बेटा, डिजायर्ड प्रोटीन होगा। इस डिजायर्ड प्रोटीन को हम यहां से, डिजायर्ड प्रोटीन होगा, इस डिजायर्ड प्रोटीन को बनाने के लिए हम यहां से क्या करेंगे, इसके डीएनए को निकालेंगे। ठीक है, तो जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए को हो या डिजायर्ड डीएनए को हो, ठीक है, या आप यहां पर जो भी है, इसके कई नाम है यहां पर, तो फिलहाल तो हम इसको डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए के नाम से जानते हैं। तो फॉरेन डीएनए को हमने यहां पर निकाल लिया, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास में डिजायर्ड डीएनए या फॉरेन डीएनए है ए पर्सन का। वहीं पर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारा एक वेक्टर है, और ये वेक्टर जो होगा ये बैक्टीरियल सेल से हमको मिलेगा। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल में जो वेक्टर डीएनए है वो किस रूप में पाया जा रहा है बेटा, प्लाज्मिड के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बी पर्सन है हमारा जिसका नाम है बैक्टीरियल सेल, एक ए पर्सन है जो हम खुद हैं। हमें कोई प्रोटीन बनानी है, लेट सपोज हमने इंसुलिन प्रोटीन बनानी है। इंसुलिन बेटा थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमें इंसुलिन प्रोटीन बनानी है, तो हम इंसुलिन प्रोटीन बनाने के लिए किसी वेक्टर डीएनए का यूज करेंगे, और वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड हो सकता है, और प्लाज्मिड हमेशा बैक्टीरिया से हमको मिलेगा। हमने प्लाज्मिड लिया, इधर से फॉरेन डीएनए लिया, और इन दोनों डीएनए को हम क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा काटेंगे। तो देखिए प्रोसेस में लिखा हुआ है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इनको काट लिया जाएगा, जिससे इंसुलिन हार्मोन बनेगा, है ना। इंसुलिन हार्मोन बनाने के लिए हमने यहां पर इसको काटना है। तो मान लो ये ब्लू वाला जो था, एक स्पेसिफिक रीजन ये वाला इसका निकला, और वेक्टर के जहां पर ये फिट हो सकता है वहां पर हमने इस तरीके से इसको कट कर लिया। हमने कट किया किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया इसको। ठीक है, कट करने के बाद में तो हमें हमें क्या प्राप्त होगा, स्टिकी एंड्स प्राप्त होंगे। तो यहां पर ये स्टिकी एंड्स दो हैं और यहां पर ये स्टिकी एंड है,
तो जो स्टिकी एंड्स हैं ये आपस में चिपक जाएंगे। तो लाइगेज ज्वाइनिंग फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, ये वाला जो डीएनए होगा फॉरेन डीएनए, ये यहां पर जाकर के चिपक जाएगा। तो ये देखो यहां पर ये इस तरीके से इसको ऐड कर दिया गया है, किसकी सहायता से? लाइगेज एंजाइम की सहायता से। और लाइगेज एंजाइम के पास में क्या रहता है बेटा? गम रहता है। गम मतलब वो वाला गम नहीं, गम मतलब चिपकाने वाला। और ये इसको क्या करता है? चिपका देता है। तो जो प्लाज्मिड वेक्टर था, वेक्टर ऑफ डीएनए जो प्लाज्मिड था हमारा, ये प्लाज्मिड अब चेंज हो जाएगा किसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स में। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, अब देखो यहां पर लिखा हुआ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमें डायग्रामेटिक ढंग से इसको समझना है। अब ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या करेंगे? इंजेक्ट कर देंगे, भेज देंगे किसी होस्ट सेल में। और यहां पर हमने होस्ट सेल ले लेनी है, कौन सा? ई कोलाई वाला, जिसका क्लोनिंग होस्ट ये होगा। ठीक है, जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो ये जो होस्ट सेल है ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। तो ये इसको हमने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये ट्रांसफॉर्म कर गई। और जब ये सेल डिवाइड करेगी तो सेल डिवाइड करने के साथ साथ यहां पर जो हमने अपना डिजायर्ड या फॉरेन डीएनए भेजा था इसके अंदर, वो भी डिवाइड करेगा और मल्टीप्लिकेशन करके ये सेल्स, कई सारी सेल्स बनाएगा। और बनाने के बाद में हम इन सेल्स से आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, आइसोलेशन करेंगे और प्यूरिफिकेशन करेंगे। आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन करने पर हमें क्या? प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो भाई सीधी बात है, हम क्या कह रहे हैं? हमारा कहने का मतलब यही हुआ कि हमें प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करना है, सीधी बात है। चलो इसको और अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ इस तरीके से। आप लोगों ने ये वाला डायग्राम तो अच्छे से समझा ही होगा क्लास 12th 11th में। नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। मान लो कोई एक डोनर सेल है, ठीक है, ए सेल है डोनर, और बी सेल है बैक्टीरियल सेल, जिसमें हमको वेक्टर का प्लाज्मिड मिलेगा। डोनर सेल में कोई फॉरेन डीएनए है, इससे हमें कुछ बनाना है। और यहां पर वेक्टर सेल में लिख देते हैं, वेक्टर सेल में है हमारे पास प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये वेक्टर डीएनए मिल गया। इस वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को हम लोग एक ही एंजाइम से क्या करेंगे? काटेंगे। और जब एक ही एंजाइम काटेगा तो इसके पास में होता है, इसके पास में क्या होता है बेटा? सीजर। सीजर कहने का मतलब समझते हो? कैंची। इसके पास में कैंची है और इसी का एक भाई इधर बैठा हुआ है, इसके पास में भी क्या है? कैंची है। ये एंजाइम यहां पर जाएगा फॉरेन डीएनए पर, यही एंजाइम जाएगा प्लाज्मिड यानी वेक्टर डीएनए पर। फॉरेन डीएनए को ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा और इससे एक हमें डिजायर यहां पर डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर जहां पर इसको मैं जोड़ना है वहां पर इसको तोड़ देगा। तो ये देखो यहां पर इसको कट कर दिया, ये कट पीस है। ये वाला जो फॉरेन डीएनए स्टिकी पीसेस होंगे, ये स्टिकी पीसेस जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा। और किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो देखो लिखा हुआ है लाइगेज एंजाइम ज्वाइंस फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। और जो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, जो फॉर्म होगा हमारे पास डीएनए, इसको भेज दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा किसी होस्ट सेल में। तो होस्ट बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी तक ये बैक्टीरियल सेल कुछ इस तरीके से था, इसके अंदर प्लाज्मिड इसका वाला था, लेकिन अब इसके साथ में जो प्लाज्मिड गया उसमें हमारा डिजायर भी क्या था? डीएनए था। इसको जब यहां भेजेंगे तो ये बहुत सारी देखो मल्टीपल कॉपीज, ये जो हमारा प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए है, ये काफी बार मल्टीप्लाई करेगा और क्लोन्स बनाएगा। क्लोन आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो क्लोन्स बनेंगे हमारे पास में, क्लोन्स ऑफ इंजीनियर्ड बैक्टीरियल ऑफ अ मीडियम, मतलब एक कल्चर मीडियम है उसके अंदर इसको ग्रो कराया गया है। और रिकॉम्बिनेंट का क्या होगा? प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। और इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? सेपरेशन कराएंगे, आइसोलेशन कराएंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक डायग्राम और समझ लेते हैं हम लोग यहां पर थोड़ा सा जेनेटिक लेवल पर, जो यहां पर जो कोडान है, कोड लेवल पर हम देख लेते हैं। तो एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम कर रहा है? एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखते हैं। जो हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका एक्शन कैसे होता है वेक्टर डीएनए पर और फॉरेन डीएनए पर, वो समझना है। देखिए लिखा हुआ है द एंजाइम्स कट्स बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। यहां पर देखिए वेक्टर डीएनए है और यहां पर फॉरेन डीएनए है। फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में आप देखेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यहां पर यूज करेंगे अपने बॉडी के अंदर या बाहर हम यूज करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? एक स्पेसिफिक एंड पर ही क्या करेगा? उसको कट करेगा। जैसे यहां पर ई कोलाई आर वन है, ये कट करेगा द डीएनए बिटवीन स्पेसेस जी एंड ए।
जी गुआनिन और एडेनिन बेसेस के बीच में ही ये कट करेगा ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। दोनों डीएनए में, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए में आपका क्या बचेगा? GAATTC बचेगा। तो यहां पर देखिए ये जी और ए के बीच में ही कट करेगा। तो यहां पर वेक्टर डीएनए में देखो यहां पर इस तरीके से इतना कट करेगा, लाइक, ठीक है, ये इतना कट करेगा और इस पोर्शन को अलग कर देगा। और फॉरेन डीएनए में देखो यहां से कट करेगा, ये यहां से कट कर रहा है, ठीक है, जी और ए के बीच में ही कट करेगा। जब ये यहां से कट करेगा तो हमारे पास में ये बचेगा, ये, ठीक है, हमारे पास में सेकंड यहां से इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन बचा, बराबर, ये वाला अलग कर दिया जाएगा। तो हमने क्या देखा? फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में यहां पर ये जी और ए के बीच में ही टारगेट करता है, वहां से कट करेगा और जो सीक्वेंस हमें मिलेगा, जो स्टिकी एंड्स हमको मिलेंगे वो GAATTC मिलेगा। देखो देखो AATTC, GCTTAA, GCTTAA, देखो GAATTC, GCTTAA, चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे इसको ऐसे कर लो, अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर भी देखो क्या मिला? GCTTAA, GCTTAA, ये देखो मिल रहा है। अब ये जो स्टिकी एंड्स हैं ये बोले जाते हैं क्या? ये वाला और ये वाला, ये क्या बोला जाएगा? स्टिकी एंड्स। और इस स्टिकी एंड पर हमारा कौन आएगा? लाइगेज एंजाइम आएगा। और ये देखो एक दूसरे के क्या है बेटा? ये देखो GCTTAA, GCTTAA, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं बेटा, ठीक है। जब ये एक दूसरे के पूरक होंगे तो ये वाला जो हमारा फॉरेन डीएनए होगा ये वेक्टर डीएनए के पास में आकर के चिपक जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहां पर लाइगेज एंजाइम क्या करेगा? काम करेगा और इसको जोड़ देगा। तो ये हमारा बन गया क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अभी तक जो हमारा वेक्टर डीएनए था, जो फॉरेन डीएनए था, ये अलग अलग था, लेकिन जैसे ही वेक्टर और फॉरेन डीएनए आपस में मिले तो हमें जो बना, हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट सेल में भेजा जाएगा और वहां पर अपने डिजायर प्रोटीन को बनाने के लिए सक्सेसफुल वर्क करेगा। और इसी को समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आना पड़ेगा, जिसमें हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं। यहां पर एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक आप पूरी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। तो एंजाइम्स के बारे में समझना है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए या पैसेंजर डीएनए है उसको समझना है, वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए जो होता है उसको समझना है, और जो होस्ट सेल हम यूज करेंगे उसको समझना है। तो इन सभी लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस को डाउनलोड कर लेना है और वहीं पर आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जोश के साथ में, नई उम्मीद के साथ में और एक बेहतर लेक्चर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आप लोगों ने हमारे एप्लीकेशन को लोड नहीं किया है तो लोड कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, उसमें जरूर जुड़ जाएं। जो भी वीडियो लेक्चर यहां पर डाला जाता है उसका पीडीएफ फाइल आपको वहां पर मिल जाता है, और भी अन्य जो चीजें स्पेसिफिक हैं जो आपकी बीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और जो पेपर हो चुके होते हैं उनको भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।